सर, बिहार एनडीए में भगदड़ मची हुई है, जहां जदयू भाजपा में लड़ाई देखने को मिली, जंग देखने को मिल रही है। वहीं मुकेश सहनी भी अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं, सरकार गिराने की बात कह रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है सर बिहार एनडीए में? एक तो आप गलत शब्द का इस्तेमाल किया, भगदड़। अभी भगदड़ कहाँ है? कोई वहाँ से भाग करके इधर तो आया नहीं है। ये कहिए कि विवाद जो है काफ़ी गंभीर जो है वहाँ चल रहा है। मुकेश सहनी जो बोल रहे हैं, या और भाजपा के मंत्री बोल रहे हैं, या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, ये एनडीए के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। और मुकेश सहनी को तो हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये कहा कि लालू यादव का वो आदर करते हैं, उनके नीतियों का समर्थन करते हैं, और तेजस्वी यादव मेरे छोटे भाई हैं, इसका हम ये करते हैं। ये सारा विवाद ये बता रहा है कि एनडीए में यानी बहुत गड़बड़ चल रहा है। सार्वजनिक रूप से इस तरह का घमासान किसी गठबंधन में मचना जो है, इसके अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो इसमें तो खैर कहीं संदेह नहीं है। दूसरा ये दिखाई दे रहा है, जिस तरह से लोग बोल रहे हैं, उससे ये भी साबित हो रहा है कि नीतीश कुमार की जो अथॉरिटी है, उनका जो एक उनके पर्सनालिटी का जो माने दबाव बना रहता था, जिसके चलते सब लोग जो है माने उनसे दब के दिखाई रहता था, बहुत आदर के साथ ये करते थे, उसका नितांत अभाव दिखाई दे रहा है। वो लग ही नहीं रहा कि वो ज़माना है नीतीश कुमार का, जिस समय बड़े भाई की भूमिका रहते थे, जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह से सीधे बात करते थे। पटना के नेताओं से, बिहार के नेताओं से उनकी बात नहीं होती थी, सीधे दिल्ली से उनका कनेक्शन था। अब जो है वो स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है? हमको ये नहीं लगता है कि बिहार के जो नेता हैं, बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तय करेंगे कि नीतीश कुमार के साथ क्या ये रखना चाहिए। वो दिल्ली के ही लोग जो है इसके बारे में तय करेंगे। अभी ये खींचतान जो मचा हुआ है, ये खींचतान जो है हमको लगता है कि ये नीतीश कुमार को निश्चित रूप से डेमोरलाइज कर रहा होगा, और उनको लगता होगा कि जो लोग हमारे सामने नज़र मिला के नहीं बात करते थे, आज जो है हमारे बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं। तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है वहाँ की। सर, तमाम मुद्दों को लेके चाहे मांझी जी हो, पूर्व मुख्यमंत्री बोलते हैं शराबबंदी की समीक्षा की जानी चाहिए। मुकेश सहनी कहते हैं कि हम सरकार गिरा देंगे। भाजपा जदयू के बीच जो विवाद बढ़ता जा रहा है, ऐसे में क्या लगता है ये जो एनडीए का गठबंधन है, टिक पाएगा लंबे समय तक? 5 साल पूरा कर पाएगा? अभी जो इलेक्शन है उसमें कहना मुश्किल है, उसमें ये कहना मुश्किल है। देखिए, खुद जो है सरकार जो है ये मान रही है कि साहब जो शराब को लेकर के जो नीति है, सर जो है ये मान रही है कि साहब जो शराब को लेकर के जो नीति है सरकार की, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से कहा, हमको जो जानकारी है, जेल में बंद शराबबंदी कानून के अंतर्गत जेल में बंद 40,000 लोगों का जमानत का मामला पटना हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यही कहा कि पहले से ही माने मुकदमों के बोझ से जो है जुडिशरी त्राही कर रही थी, अब उसको आप बढ़ा रहे हैं, और इसलिए ये भी आरोप लगाया कि माइंड का एप्लीकेशन नहीं हुआ। जो संशोधन का प्रस्ताव जिसके बारे में सार्वजनिक रूप से बात आई है, वही कह रहा है कि एकदम सनक में, झोंक में जिसको कहा जाए, ये कानून जो है बना है। और हमने कल लिखा था, सुशील कुमार मोदी ने सवाल उठाया था, राष्ट्रीय जनता दल जवाब दे, तो हमने कहा था कि रोज़ अखबार में छप रहा है कि साहब शराब यहाँ बरामद हुआ, वहाँ बरामद हुआ। इसी से साफ साबित होता है कि शराबबंदी नहीं है, और पकड़ा रहा है जितना, उससे कहीं ज़्यादा जो है नहीं पकड़ा रहा है। और इसी वजह से कहीं लोग शराब पी के नाचते हुए पकड़ाए जाते हैं, कभी ये पुलिस थाने तक में, या पुलिस के जो छोटे छोटे पदाधिकारी हैं वो लोग भी माने शराब पीते हुए थाने में जो है पकड़ाए हैं। तो ये स्थिति है। और जो आपने माने शुरुआती दौर में जो सज़ा की व्यवस्था की थी, लेकिन सिद्धांत ये है कि कोई किसी भी अपराध के अनुपात में जो अभियुक्त है उसको सज़ा मिलती है। अब शराब पीने वाले को 10 बरस की जेल हम दे देंगे, शराब हमारे घर में पकड़ा गया तो इसको आप जब्त कर लेंगे। एक मामला जो है गया था कि दिल्ली से एक परिवार ट्रांसफ़र होकर के वो कलकत्ता गया था, ट्रक से अपना सामान भिजवाया, उस ट्रक में जो है 2 बोतल शराब पकड़ा गया, जब्त कर लिया पुलिस ने, जमानत नहीं मिल रहा था। वो हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से ये सवाल पूछा कि मान लीजिए कोई रेलगाड़ी जो है दिल्ली से पटना कलकत्ता जा रही है और वहाँ शराब मिल गया, तो आप रेलगाड़ी को जब्त कर लीजिएगा। इस तरह का जो कानून बना हुआ था उसको धीरे धीरे
अब जो है हो रहा है कि नहीं साहब इसमें संशोधन होगा, अब जो शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे उनको फाइन लगेगा। तो यही साबित करता है कि बगैर सोचे समझे, बगैर माइंड के एप्लीकेशन के आपने ये कानून बनाया है। और हमने ये भी कहा कि क्यों शराबबंदी के लिए दो आदेश क्यों निकला। पहला आदेश निकला देसी शराब के लिए, दूसरा आदेश निकला माने संपूर्ण शराबबंदी का। उसमें हमने ये कहा है कि उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन था सुशील, और सुशील मोदी ने व्यंग किया कि खाली देसी शराब क्यों नहीं, टोटल शराबबंदी क्यों नहीं। उसके रिएक्शन में नीतीश कुमार ने मैंने ये घोषणा किया। तो इससे साबित होता है कि बगैर सोचे समझे इन्होंने कर दिया। दूसरा एक महत्वपूर्ण विवाद जो है वो सम्राट अशोक को लेकर के है। हमको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत ठीक से बात को पकड़ा है। देखिए, सम्राट अशोक के बारे में, मौर्य डिनेस्टी के बारे में, जो कुशवाहा समाज है, कोरी समाज है, मौर्य समाज है, ये सैनी समाज है, माली लोग हैं, ये सब उनको अपना पुरखा मानते हैं। और ये माना जाता है इतिहास में उनको चक्रवर्ती राजा के उपाधि से विभूषित किया गया है। और यह भी सब लोग जानते हैं कि माने ये कलिंग विजय में, कलिंग को जीतने में जो हिंसा उनको करनी पड़ी, उस हिंसा का जो नतीजा उन्होंने देखा, तो उन्होंने माने हिंसा का मार्ग छोड़ करके अहिंसा के दिशा में, शांति के दिशा में बढ़े और बुद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया। बुद्ध धर्म को दुनिया में फैलाने में सम्राट अशोक की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब ये जो अशोक के बारे में डीपी सिन्हा ने कहा है, डीपी सिन्हा कौन है? डीपी सिन्हा बेसिकली नाटककार हैं। उन्होंने साहित्य में नाटकों की लिखा है। IAS अफसर हैं, बहुत सीनियर आदमी हैं, उम्र 84-85 बरस है। उनको संगीत नाटक अकादमी इसी के लिए बना हुआ है, उसको सम्मानित कर चुका है एक नाटककार के रूप में। अभी जो साहित्य अकादमी ने उनको फिर से सम्मानित किया है, साहित्य अकादमी के इतिहास में ये पहली घटना है कि एक नाटककार को उन लोगों ने साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया है। ये प्रतिष्ठा क्यों दी जा रही है? इसलिए दी जा रही है कि सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को फैलाया और बुद्धिज्म को भी ये मिटाना चाहते हैं, क्या नाम है, RSS के लोग, और इसलिए ये एक अभियान चला रहे हैं। देखिए क्या है, इतिहास में अशोक के बाद जो मौर्य वंश की डायनेस्टी चली, उसके 11वें या 12वें राजा हुए थे मौर्य वंश के, बृहद्रनाथ। उनके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, जो ब्राह्मण बिरादरी के थे। उन्होंने मौर्य वंश के उस राजा का बृहद्रनाथ की हत्या की और शासन पर खुद बैठ गए। उनको लेकर के बहुत विवाद है कि उन्होंने फिर बौद्ध मठों को जलवाया, बौद्धों की हत्या करवाई, एक पक्ष ये कह रहा है। और जो हिंदू धर्म था वैदिक परंपरा का, उसको फिर से उन्होंने स्थापित किया। दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं साहब उन्होंने, लेकिन इतना फैक्ट है कि बुद्धिज्म का प्रभाव उनके राज में घटा और जो सनातनी धर्म था, वैदिक परंपरा था, उसका उत्थान हुआ। तो उसको ये RSS जो है, उसको न बुद्ध धर्म पसंद है, अभी तक नहीं हुई है, क्या कहिए? देखिए, ये सरकार में वैकेंसी निकले, इंटरव्यू हो जाए, या पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तहान ले ले और समय पर जो है रिजल्ट निकल जाए और लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाए, ये होता कहाँ? लड़के जो है सड़क पर जो शिक्षकों के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। कई जगह लाठीचार्ज उनको कई दफ़ा हुआ। अब अभी तो हम देख रहे हैं अखबार में विजय चौधरी का बयान निकल रहा है कि हम फलना तारीख को कर देंगे, तो ठिकना तारीख को कर देंगे। अब देखिए कब तक होता है। बस सर आश्वासन मिल रहा है लेकिन बहाली नहीं हो रही। भाई तो हम क्या करें बताइए? हम तो कहा कि सरकार का चरित्र ही यही है, और सिर्फ यही नहीं, हर विभाग में इसी तरह की हालत है। और आप ही समझिए कि जो रेगुलर बहाली जो होनी चाहिए, वैकेंसी है डिपार्टमेंट में, उस वैकेंसी को रेगुलर बहाली से आप नहीं भरते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को रख रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट पर रखने का क्या मतलब है? अर्ध गुलाम आप बना रहे हैं। भाई एक काम जो हम कर रहे हैं उसके लिए आप हमको 1 लाख रुपया दे रहे हैं, और वही काम आप कर रहे हैं तो आपको जो है 25,000 दे रहे हैं। ये इस तरह का बेईमानी और इस तरह का शोषण जो है, तो बेरोजगारी इतनी ज़बरदस्त है कि किसी को 10,000 5,000 भी मिल रहा है, उसको भी छोड़ना नहीं चाहता। ये सरकार जो है बेरोजगारों की जो भयंकर स्थिति है उसका लाभ लेकर के उनका शोषण कर रही है।
राजद इन तमाम तो उसको ये आरएसएस जो है उसको न बुद्ध धर्म पसंद है, न सिख धर्म पसंद है, न दूसरा कोई धर्म पसंद है। उसको ये है कि ये देश जो है हिंदुओं का था, हिंदुओं का रहा है। माने इसी को साबित करने के लिए बुद्ध धर्म पर भी ये एक ढंग से हमला है।